नमस्कार दोस्तों। अब जो खबर निकल कर आ रही है वह नेपाल और चीन दोनों के लिए एक बड़ा अलार्म है। नेपाल को शायद अंदाजा भी नहीं कि जिस प्रोजेक्ट पर वह दस्तखत करने जा रहा है वह कोई साधारण इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक आजादी और राष्ट्रीय फैसलों पर धीरे धीरे चीन का कंट्रोल स्थापित करने का तरीका है। सीधा सवाल यह उठता है, चीन नेपाल को सड़क क्यों नहीं, रास्ता क्यों बनवाना चाहता है? क्योंकि यह रास्ता सिर्फ मिट्टी और पत्थरों का नहीं, बल्कि बीजिंग की रणनीति का नक्शा है। और अब दूसरी बड़ी खबर, कहा जाता था कि स्टेल्थ जेट्स को पकड़ना नामुमकिन है, लेकिन अब भारत ने वो कर दिखाया है जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में लगभग असंभव माना जाता था। भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी रडार तकनीक विकसित की है जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स की भी हरकत पकड़ सकती है। वो जेट्स जिन्हें पकड़ने में अमेरिका तक 2016 से मेहनत कर रहा था। दोनों अपडेट एक साथ ये साबित करती हैं कि जहां एक तरफ चीन अपने पड़ोसियों को आर्थिक जाल में फंसा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के नए आयाम छू रहा है। तो आखिरकार क्या है पूरी डेवलपमेंट? चलिए इसे पूरी डिटेल में समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दोस्तों, आज की जो खबर है वो केवल न्यूज नहीं है, यह भारत की तरफ से एक सीधी चेतावनी है और इसका निशाना है नेपाल। भारत ने साफ कहा, हम दोस्ती को कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे, लेकिन हमारी जमीन किसी के निजी एजेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब देखिए, मामला ऐसा है, नेपाल चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए रास्ता मांग रहा है। असल में चीन चाहता है कि नेपाल उसके लिए गेटवे बन जाए, ताकि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उसकी पहुंच आसान हो जाए। यह अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा तक सीधे कदम रखने जैसा होता। लेकिन भारत ने खेल समझ लिया, साफ शब्दों में बोल दिया, यह रास्ता नहीं जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने अपनी रणनीति पूरी तरह पीछे से भी सेट कर दी है। सोचिए, नेपाल को लगा कि यह आसान रास्ता है, लेकिन भारत ने इसे सिर्फ रास्ता रोकना नहीं बनाया, बल्कि पूरे इलाके की सुरक्षा और रणनीति का संदेश बना दिया। चीन अब पीछे हट गया, नेपाल चुप, और भारत ने यह दिखा दिया कि उसका ना सिर्फ अस्वीकार नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा की लाइन इन द सैंड है। यानी दोस्तों, नेपाल जो सोच रहा था कि वह BRI प्रोजेक्ट के जरिए बढ़त हासिल करेगा, असल में उसने भारत के सामने अपनी कमजोरी और सीमा की संवेदनशीलता दिखा दी। और यही बात इस कहानी को इतना अलग बनाती है। यह कोई साधारण राजनीतिक झगड़ा नहीं, यह एक साइलेंट स्ट्राइक, रणनीति और भू राजनीति का गेम है। दोस्तों, चीन का खेल सिर्फ नेपाल में BRI बनाने तक सीमित नहीं है। असल में उसका असली मकसद एक बड़े एशियाई हाईवे नेटवर्क को अपने हाथ में पकड़ना है। अब सोचिए, वह सड़क या रेल लाइन अगर नेपाल से होते हुए भारत तक पहुंच गई तो बिहार, उत्तर प्रदेश तक चीन की पहुंच सीधे भारत में हो सकती है। यह कोई अफवाह नहीं है। चीनी मीडिया और कई टिप्स दे चुके हैं कि यह लिंक भारत तक संभव है और यह कोई नया खेल नहीं है। चीन ने पहले ही तिब्बत में पूरी तैयारियां कर ली हैं। स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, एयरबेस और यहां तक कि आर्थिक दबाव का नेटवर्क, पूरा दक्षिण एशिया उसके लक्ष्यों में है और भारत सबसे संवेदनशील निशाने पर है। अब बात नेपाल की करें। नेपाल इस वक्त चीन के भारी कर्ज जाल में फंसा हुआ है। $3 अरब से भी ऊपर जिन शर्तों पर चीन उसे दबा रहा है, नेपाल को मानना पड़ रहा है। उदाहरण देखिए, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए नेपाल ने चीन के एकम बैंक से 25 अरब का कर्ज लिया। लेकिन भारत का रुख बिल्कुल साफ है। भारत विकास का विरोध नहीं करता, लेकिन अपनी सुरक्षा की लाइन इन द सैंड तय कर चुका है। नेपाल चाहे अपने देश में जितने भी चीनी प्रोजेक्ट चलाए, भारत की सीमा पर कोई भी हाईवे या BRI का रास्ता मंजूर नहीं होगा। और अब सबसे बड़ी चिंता, जिसे हम चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, यह सिर्फ 13 मी चौड़ा है और यही भारत के पूर्वोत्तर को बाकी देश से जोड़ता है। सोचिए, अगर चीन ने इस गर्दन को अपने हाथ में ले लिया तो 5 करोड़ लोग पूर्वोत्तर भारत से पूरी तरह कट सकते हैं। यही कारण है कि भारत सिर्फ BRI नहीं, बल्कि CPSC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी रोकता है। क्यों? क्योंकि यह सीधे भारत की संप्रभुता और सुरक्षा पर हमला है। अब जरा नेपाल की बात करते हैं। वो देश जो कभी भारत का सबसे भरोसेमंद पड़ोसी कहा जाता था। 2017 में भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत
उसे 1.5 बिलियन डॉलर की मदद दी थी ताकि नेपाल अपनी अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सके। फिर 2024 में जयनगर कुर्था रेल लाइन की शुरुआत हुई, जिससे नेपाल का रेल नेटवर्क पहली बार भारत से जुड़ा। यानी भारत ने हर कदम पर यह दिखाया कि उसके लिए पहले पड़ोसी फिर दुनिया की नीति सिर्फ बात नहीं बल्कि एक सोच है। लेकिन अफसोस, आज वही नेपाल भारत से कंधा मिलाने के बजाय चीन के पाले में झुकता दिख रहा है। सीमा विवादों से लेकर रणनीतिक फैसलों तक नेपाल का झुकाव अब पूरी तरह बीजिंग की ओर है। सवाल यह नहीं कि नेपाल क्या चुनता है, सवाल यह है कि क्या किसी कर्ज या दबाव में एक देश अपनी संप्रभुता और पड़ोसी रिश्तेदार पर लगा सकता है। और अब बढ़ते हैं उस खबर की ओर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर मोड़ दिया है। भारत ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वह उपलब्धि हासिल की है जो अब तक सिर्फ गिने चुने देशों के पास थी, जहां चीन को इस फील्ड में सबसे आगे माना जाता था। वहीं भारत ने डीआरडीओ के जरिए सीधे उसे चुनौती दे दी है। हाल ही में डीआरडीओ ने अपने पहले फोटोनिक रडार सिस्टम का सफल साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट पूरा किया और यहीं से खेल बदल गया। अब अमेरिका के टॉप थिंक टैंक इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर भारत इतनी तेजी से यह सब कैसे कर रहा है, क्योंकि जो तकनीक अमेरिका को दशक भर में विकसित करनी थी वह भारत ने कुछ ही सालों में कर दिखाया। इसे ही वो लोग कह रहे हैं द इंडिया शॉक फैक्टर, जहां भारत अब किसी का फॉलोअर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और रक्षा क्षेत्र में नई दिशा दिखाने वाला लीडर बन चुका है। सोचिए दोस्तों, दुनिया के आसमान में जो जेट सबसे अदृश्य माने जाते थे, आज वही भारत की नजरों से नहीं बच पा रहे। कभी कहा जाता था स्टेल्थ मतलब अदृश्यता की ताकत, लेकिन अब भारत ने इस शब्द का ही अर्थ बदल दिया है, क्योंकि जहां बाकी देश अभी भी पुराने रडार सिग्नल्स में उलझे हैं, आज भारत की नजरों से वहीं भारत ने खेल ही बदल दिया है। अब रडार नहीं बोलेगा, अब बोलेगी रोशनी। जी हां, लाइट बेस्ड फोटोनिक सेंसिंग जो दुश्मन के सबसे छुपे हुए जेट की भी धड़कन महसूस कर ले, वो चाहे चीन का स्टेल्थ फाइटर हो या किसी और सुपर पावर का। अगर उसकी बॉडी से एक किरण भी टकरा गई तो भारत का सिस्टम उसे ऐसे पकड़ लेगा जैसे दिन के उजाले में परछाई पकड़ ली हो। अब चीन समझ चुका है, जिसे वो अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था, भारत ने उसी को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया है। अमेरिका के थिंक टैंक अब बैठकर एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर भारत ने यह कैसे कर दिखाया? क्योंकि जिस भविष्य को दुनिया ने 2040 के लिए सोचा था, भारत ने उसे 2025 में ही हकीकत बना दिया। यही है वह पल जब दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि अब भारत सिर्फ दौड़ नहीं रहा बल्कि दौड़ का रास्ता खुद तय कर रहा है। और इसी झटके को नाम दिया गया है द इंडिया शॉक फैक्टर। भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं कर रहा, भारत अब खेल लीड कर रहा है। दुनिया जिस टेक्नोलॉजी को भविष्य कह रही थी, भारत ने उसे आज हकीकत में बदल दिया है। अब जरा सोचिए, इस क्रांतिकारी तकनीक के पीछे कौन है? नाम है डीआरडीओ। सेमर और इसरो तीनों मिलकर रच रहे हैं भारत की नई सैन्य कहानी। सेमर यानी सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, वो संस्था जो इस मिशन की रीढ़ है। यहीं से निकला है वो दिमाग जो अदृश्य को दृश्य बना रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का यह फोटोनिक रडार सिस्टम किसी भी असली 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर को 120 की .me पहले ही पकड़ लेगा। यानी दुश्मन का जेट हवा में उठे उससे पहले ही भारत उसकी लोकेशन जान चुका होगा। और यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि अब क्वांटम सेंसिंग सिस्टम आने वाला है जो फोटोनिक से भी एक कदम आगे है। यही वो तकनीक है जिसने अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका ने इस पर काम 2016 में शुरू किया था, लेकिन अब तक ऑपरेशनल नहीं कर पाया। भारत ने इसे 2021 में लॉन्च किया 8,000 करोड़ के निवेश के साथ, और आज प्रोटोटाइप प्रोडक्शन स्टेज में पहुंच चुका है। यानी जो काम अमेरिका ने 9 साल में नहीं किया, भारत ने 3 साल में कर दिखाया। यह सिर्फ लैब की जीत नहीं, यह उस सोच की जीत है जो हम कर सकते हैं पर विश्वास रखती है। डीआरडीओ, इसरो और सेमर ने मिलकर टेक्नोलॉजी को सिर्फ विकसित नहीं किया बल्कि मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। और इसका सबूत नवंबर 2025 की रिपोर्ट, जिसमें बताया गया कि डीआरडीओ का उत्तम AESA रडार इजराइल के ELM 2050 से लगभग 25% बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। मतलब अब भारत केवल दूसरों का अनुसरण नहीं कर रहा बल्कि टेक्नोलॉजी की रेस में दूसरों को पीछे छोड़ रहा है।
अब यह साफ है, भारत के लिए यह सिर्फ रक्षा नहीं, प्रतिशोध और प्रतिष्ठा का नया अध्याय है। दोस्तों, अब मैं आप सभी लोगों की कीमती राय जानना चाहूंगा। क्या आपके हिसाब से भारत सरकार को नेपाल को किसी भी प्रकार की मदद देनी बंद कर देनी चाहिए? हां या ना? हर भारतीय इस सवाल पर अपनी राय जरूर दें, क्योंकि दोस्तों, आप सभी की राय हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। धन्यवाद।